हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने के लिए बच्चों कुछ मेन इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स होंगे जो बेसिक होंगे, उन्हें हमें जानने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन हम मेन इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें जो स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट ऑर्गेनिक रिएक्शंस करेंगे तो हम उन रिएक्शंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें जैसा जीओसी फर्स्ट पार्ट ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो जीओसी का मीनिंग हो गया जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमारे जो सेकंड पार्ट है एनसीईआरटी का, उसमें पूरी रिएक्शंस बहुत सारी दी गई हैं, और जो रिएक्शंस दी गई हैं वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और वो ऐसी रिएक्शन नहीं है कि आप उसे रट लें और उसे आसानी से सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे आईआईटी, नीट या जितने भी ऑल इंडिया बोर्ड एग्ज़ाम हैं, उनमें जो रिएक्शंस आती हैं वो होती बहुत सिंपल हैं, लेकिन बच्चे बेसिक कंसेप्ट को नहीं जानते हैं, इसलिए उन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो हम रिएक्शंस को रट नहीं सकते, लेकिन जो हमारे इम्पोर्टेंट टूल्स हैं, जो बेसिक कंसेप्ट हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, अगर उन्हें हम सीख जाएं तो हम आसानी से उन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। अगर आपने रटने की कोशिश की तो रट के आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस को बिना रटे सीखेंगे कि कैसे हम किसी बॉन्ड को तोड़ पाते हैं, कैसे हम किसी बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते हैं। उसके बहुत सारे रीजन हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले इन पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। तो जीओसी की जो फुल फॉर्म है वो जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। मतलब हम बेसिक कंसेप्ट को अभी सीखने की कोशिश करेंगे, और उसमें जो हम देखेंगे जो मुख्य बिंदु होंगे, हिंदी मीडियम वाले भी समझते रहेंगे इसे, जो मुख्य बिंदु होंगे ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक रसायन के, तो आप लोग कॉपी पेन जरूर ले लीजिए और नोट्स बनाइएगा, तब आप इन पॉइंटों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो ये कार्बनिक रसायन के इम्पोर्टेंट मुख्य बातें हैं। तो सबसे पहले जो मैं डिस्कस कराऊंगा वो मैं कराऊंगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मतलब विद्युत ऋणात्मक को समझना आपको आना चाहिए कि किसकी विद्युत ऋणात्मक क्षमता ज़्यादा होती है। तो अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, जिसे कहते हैं हम लोग हिंदी में संकरण। फिर फिशन ऑफ बॉन्ड की बात करेंगे, जिसे हम लोग बंध विदलन कहते हैं, कि बंध को कैसे तोड़ेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बॉन्ड दिया होगा वो कोवलेंट बॉन्ड पे हम लोग काम करेंगे, सहसंयोजक बंध पर काम करेंगे। तो उन बंधों को हम कैसे तोड़ेंगे वो हम डिस्कस करेंगे फिशन ऑफ बॉन्ड में, जिसे बंध का तोड़ना सीखेंगे। बंध विखंडन कह सकते हो आप, या बंध विदलन कह सकते हो। फिर हम बात करेंगे अटैकिंग रीजेंट्स की। ये हो गया हमारे आक्रमणकारी अभिकर्मक, तो इसे भी हम डिस्कस करेंगे। फिर आता है इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरण प्रभाव। फिर आएगा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, जिसे कहेंगे अति संयुग्मन प्रभाव। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अनुनाद प्रभाव, रेजोनेंस इफेक्ट को। फिर पढ़ेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट। दोनों में कुछ एक जैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा माइनर इसमें डिफरेंस है। दोनों में क्या डिफरेंस है डिस्कस करेंगे। फिर आएगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसे हिंदी में भी इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहा जाता है। फिर हम बात करेंगे एरोमेटिक कैरेक्टर की, कि कोई भी कंपाउंड कब एरोमेटिक होगा और कब एलिफेटिक होता है, उसकी कंडीशंस हम लोग इसमें देखेंगे। तो ये सब बेसिक है, और ये सब चीज़ें हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखी है, तो मैं इसे बस एक बार आपको रिमाइंड कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। तो इसे नोट कर लीजिए, और अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। चलिए बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए नंबर फर्स्ट पॉइंट पे हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। कि विद्युत ऋणात्मकता क्या है, तो जैसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए मैं एक मॉलिक्यूल ले लूँ HCl, इसके बीच में ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपको मालूम है? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वन बॉन्ड कैरी 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर मैं 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से लिख सकता हूँ। अब देखिए ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन समझ रहे हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई,
तो ये क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। ये सब हम जानते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। अब क्योंकि इसकी ऋणात्मक क्षमता ज़्यादा है Cl की और इसकी कम है, तो इसमें पार्शियल निगेटिव, इसमें पार्शियल पॉजिटिव। इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिव पावर ज़्यादा है, तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जो साझे के यहाँ इलेक्ट्रॉन हैं, वो किसके ज़्यादा नज़दीक होंगे, वो ज़्यादा नज़दीक होंगे Cl के। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है क्या, टू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। हम इस तरह से बात कर सकते हैं। तो जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा, जो ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा, वो क्या करेगा, जो साझे के इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इससे इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो ये जो खींचने की क्षमता इसमें आई, इसी को हम कहते हैं विद्युत ऋणात्मक क्षमता। तो इसे ध्यान रखना है आपको। तो इसकी वैल्यूज को हमें जरूर समझना है। क्यों? इसकी हमें केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उसे अपनी तरफ खींचेगा। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, टू अट्रैक्ट शेयर इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ। तो अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो क्या करेगा, टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसे क्या करेगा, वो अपनी तरफ, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है वो अपनी तरफ आकर्षित करेगा। उसी को हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहेंगे। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या हुई कि जो साझे के इलेक्ट्रॉन हैं, वो जो मोर विद्युत ऋणात्मक होगा, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, उसे ही कहेंगे विद्युत ऋणात्मकता। तो इस तरह से जो मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, उसे आप इस तरह से नोट करते जाइए, क्योंकि ये सब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले केमिस्ट्री में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ भी प्लस होगा और जहाँ भी माइनस डेवलप्ड होगा, उसका मीनिंग समझिए क्या होगा। इसे हमेशा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हम लोग कहेंगे। मतलब यहाँ पे हमेशा जहाँ भी प्लस डेवलप्ड होगा, वहाँ पे हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो आप क्या लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी। प्लस का मीनिंग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी। और दूसरे वे में इसी को हम क्या कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन पुअर हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पुअर है, मतलब इनके पास हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इलेक्ट्रॉन पुअर कर देंगे। और ये कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। तो आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन, प्लस का मीनिंग है इलेक्ट्रॉन की हमेशा कमी होना, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होना। तो मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। जहाँ भी केमिस्ट्री में प्लस डेवलप होगा उसका मीनिंग है इलेक्ट्रॉन की कमी होना, जहाँ पे नेगेटिव डेवलप होगा उसका मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता होना। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखेंगे। और हमेशा जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे वो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेंगे, मतलब ये हमेशा क्या बनेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर बनेंगे। तो हम हिंदी में क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन दाता, इलेक्ट्रॉन देने वाले बनेंगे। और ये क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बनेगा, इलेक्ट्रॉन ग्राही बनेगा, इलेक्ट्रॉन लेने वाला बनेगा। तो प्लस हमेशा क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन लेने वाला, इलेक्ट्रॉन ग्राही ग्रहण करने वाला, और ये क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन दाता, इलेक्ट्रॉन देने वाला। तो इस तरह से इस पॉइंट को ध्यान रखना है। तो मैं मेन पॉइंट को ही डिस्कस कराऊंगा, और फिर बाद में हम लोग इसके द्वारा जितने मैं आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस कराए, फिर उसके द्वारा हम बिना रटे एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू की। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज लिख देता हूँ। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम F से स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू। मतलब हिंदी में क्या कहेंगे आप, हिंदी में कहेंगे
विद्युत ऋणात्मक मान कितने कितने होंगे, तो उसे भी नोट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले F ले लेता हूँ, फिर Cl Br और फिर लिख लिया मैंने I। फिर F से पीछे आएंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा, और ऑक्सीजन से नीचे क्या आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा। इसी तरह से ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस आ जाएगा, इसे ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आ जाएगा कार्बन और यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन। बस इतने एलिमेंट के हमें इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर मालूम होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू मालूम होनी चाहिए, क्योंकि इसकी बार बार हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो आप नोट जरूर बनाइए। इसकी हिंदी मैंने क्या बताई, विद्युत ऋणात्मक मान। अब देखिए इस F की जो वैल्यू होगी ये है 4.0। अब पीछे वाली वैल्यू निकालने के लिए 0.5 माइनस कीजिए, 0.5 माइनस करेंगे तो 3.5 हो जाएगा। फिर 0.5 कम कीजिए 3.0 हो जाएगा, फिर कम कीजिए 2.5 आ गया, और हाइड्रोजन का होता है 2.1, फिर इसका होता है 2.1। फिर देखिए 4.0 से नीचे आइए तो एक कम कर दीजिए तो ये होता है 3.0, 1 कम कर दिया। फिर ये आइए, इसकी वैल्यू होती है 2.8 और इसकी वैल्यू होती है 2.5। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये जो है फास्फोरस 2.1 और ये देखिए हाइड्रोजन 2.1। तो इसे कैसे ध्यान रखेंगे, बहुत ही आसान है। पीएच तो पढ़ ही रखा आपने, जिसके द्वारा हम मतलब पता लगाते हैं विच इज एसिडिक, विच इज बेसिक, विच इज न्यूट्रल। तो ये पीएच के द्वारा हम पता लगाते हैं ना कि कौन सा अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है। तो इस तरह से पीएच ध्यान रखना है। तो ये हो गया पी और एच, पीएच, क्योंकि इन दोनों की बराबर है तो पीएच से आपको ध्यान रखना है कि ये कितना होता है 2.1। पहला पॉइंट तो ये बना हमारा। अब देखिए 2.5 वाले देख लेते हैं। एक देखिए एक ही है 2.5 और देखिए कौन सा है, एक ही है 2.5। ये हो गया 2.5। हाँ सल्फर रह गया, एक सल्फर भी 2.5 होता है। 0.5 कम कर देंगे तो 2.5 हो जाएगा। Cl3 तो इसे भी मैं, तो आप समझ रहे होंगे मैंने यहाँ पे सर्किल बनाया दोनों में, इसमें ट्रायंगल बना दिया। तो ये देखिए ये तीनों सेम है। अब इसे कैसे याद करें, आपने एक सिस ज्योमेट्रिकल ज्यामितीय समवेता पढ़ी है ना आपने, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, उसमें एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। तो इसे कैसे ध्यान रखना है, सिस, CIS, सिस। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2.5, ध्यान रखिएगा ये आ गया सिस। अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए ज़रा, अब यहाँ पे हम बना लेते हैं स्क्वायर, ये 3 हो गया, और ये ज़रा देख लीजिए तो यहाँ लिख देता हूँ ClN, इसे हम कह लेते हैं कान, क्लोरीन और नाइट्रोजन, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 3.0। तो इस वैल्यू को आपको जरूर ध्यान रखना है। तो मैं समझता हूँ आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, जहाँ पे हम देखेंगे कि इसके द्वारा हम कैसे पता लगाएंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा या बैकवर्ड। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पर ही हम डिसाइड करेंगे कि इलेक्ट्रॉन आगे की ओर जाएंगे या पीछे की ओर जाएंगे। वो हम किसके बेस पे डिसीजन लेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे लेंगे। तो इस फार्मूले को नहीं भूलना है, इस फार्मूले को जो ध्यान रखना है आपको। तो इसके नोट्स बहुत अच्छे से बनाइए आप, फिर हम इसके द्वारा ही क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे बिना रटे। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं आपसे सेकंड। तो ये नोट कर लीजिए, इसके बाद हम सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं, उसे भी देखते हैं। उसे भी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में फर्स्ट ईयर में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो मैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेता हूँ आपके सामने। तो हमारा सेकंड जो पॉइंट है वो है हाइब्रिडाइजेशन का। तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं संकरण।
तो संकरण में क्या है, बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई कलर बॉक्स है, कोई उस कलर बॉक्स से मैं 2 कलर चूज कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए एक मैंने वाइट ले लिया और एक मैंने रेड ले लिया। इन दोनों को अगर मैं मिक्स कर लूँ तो कौन सा कलर आ जाएगा, पिंक कलर आ जाएगा। तो देखिए, क्या इस पिंक में से हम वाइट और रेड को फिर दोबारा सेपरेट कर सकते हैं? नहीं। इट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट है, अगर एक बार जो भी फॉर्म हो गया तो वो दोबारा सेपरेट नहीं होगा, मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, इसके मतलब ये क्या है, हम क्योंकि यहाँ तो कलर मिला है तो हमें पता चल गया कि 2 कलर को मिला के आपने एक कलर मिलाया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसकी डिफरेंट एनर्जी, इसकी डिफरेंट एनर्जी, और जब इन दोनों को आपने मिलाया तो यहाँ क्या हो गया, एक न्यू इक्विवेलेंट एनर्जी जनरेट हो गई, और इसी प्रोसेस कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हम लोग बात जब करेंगे तो इसे सिंपल वे में क्या लिख सकता हूँ, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, mixing of atomic orbitals are called hybridization। क्योंकि हम कलर नहीं मिलाएंगे, हम क्या मिक्स करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो जैसे मान लीजिए 1s और 1p को मिलाया तो sp बन गया, 1s 2p को मिलाया तो sp2 बन जाएगा, 1s 3p को मिलाया तो sp3 बन जाएगा। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें मोस्टली जो ज़रूरत पड़ेगी, हमें जो ज़रूरत पड़ने वाली है, इन्हीं की ज़रूरत पड़ने वाली है, sp, sp2 और sp3 की। बाकी तो sp3d है, sp2d है, dsp2 है, sp3d2, sp3d3, बहुत सारे हैं। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। हम मेनली जो फोकस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसके ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो ये जो परमाणु ऑर्बिटल हैं उनको आपस में मिलाएंगे तो जो परमाणु ऑर्बिटलों को मिलाने पर जो प्रक्रिया हो रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। तो ये बेसिक ध्यान रखना है, ये सब हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। बस मैं आपको क्या कर रहा हूँ, रिमाइंड करा रहा हूँ, जिससे एक बार आपके माइंड में आ जाए। तो चलिए इसे एक फार्मूला बना लेते हैं कि हमें इसे एज फार्मूला कैसे यूज करना है, मेन वो है, तो उसे भी देख लिया जाए। तो चलिए देखते हैं उसे। तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं आपसे कि इसे कैसे हमें फार्मूले में यूज करना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ लिख लेते हैं हाइब्रिड स्टेट। तो आप क्या लिखोगे, संकरण अवस्था, हाइब्रिड स्टेट में संकरण अवस्था। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ sp3, फिर लिख लेते हैं sp2, और फिर लिख देते हैं हम sp। सिर्फ 3 के बारे में हम बात करेंगे। फिर आएगा नंबर ऑफ s ऑर्बिटल। तो आप क्या लिखेंगे, s कक्षक की संख्या, क्या लिखेंगे, x कक्षक की संख्या। फिर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कुल कक्षकों की संख्या, क्या लिखने वाले हैं, कुल कक्षकों की संख्या। फिर यहाँ पे लिखने वाले हैं परसेंटेज ऑफ s करेक्टर, परसेंटेज ऑफ s करेक्टर मतलब s की प्रतिशत गुण लिख लेना है आपका, कि कितने प्रतिशत s के गुण हैं। और यहाँ पे लिखना है इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर, विद्युत ऋणात्मक शक्ति की कौन सबसे ज़्यादा खींचने वाला है, इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा आकर्षित कौन करेगा। तो चलिए निकालते हैं। अब देखिए sp3 में अगर आप देखें तो इसमें कितने s कक्षक हैं बताइए, सिर्फ एक।
टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, 3 p के और 1 s का है, तो 3 और 1 4। अब आपको क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, s का 1 है और यहाँ टोटल कितने हैं 4 हैं, इंटू 100 कर दीजिए। तो ये कितने आ जाएंगे, ये आ जाएगा 25% आ जाएगा। इसके बाद देखिए s का 1, ये हो गया 3, तो इसे कैसे करने वाले हैं, 1/3 इंटू 100, ये आ जाएगा 33.3%। समझ में आ रहा होगा। इसी तरह s का यहाँ पे कितने हैं, 1, कितने ऑर्बिटल हैं, यहाँ देखो 2 और 1 3 थे, यहाँ कितने हैं, 1 और 1 2 हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 100, कितना आ गया 50% आ गया। देखिए अब क्या समझ में आता है, ये देखिए ये बीच में हो गया अपना न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के पास में कौन से होते हैं, s, और s की जितनी परसेंटेज ज़्यादा होगी, s की जितनी परसेंटेज ज़्यादा होगी, मतलब यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है, उसका उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, न्यूक्लियस उतना फास्ट खींचेगा और साइज को कैसा कर देगा, छोटा। इसके मतलब सबसे ज़्यादा खींचने की पावर किसकी होगी, सबसे ज़्यादा खींचने की पावर जो होगी sp वाले की होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं समझता हूँ ये समझ में आया होगा, इसे नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे आपको ये भी रिमाइंड करा दूँ कि आप कैसे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि sp है, ये कैसे पता चलेगा कि sp3 है, तो उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए उसे भी देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए ज़रा, हम आगे बात करते हैं। देखिए एक मैं आपको इस तरह से तो कैलकुलेट करना आता ही होगा। जैसे मान लीजिए मैंने दिया आपको CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो एक तरीका तो ये है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर्स को कैलकुलेट कर लो, फिर सबको ऐड करके और फिर इसे सॉल्व करो। देखिए मैं एक करके दिखाता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे सपोज कीजिए CH4 लिया मैंने और CH4 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, संकरण निकालना है। तो इसमें कितने सिग्मा है, 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा का क्या मतलब हो गया, sp3। मतलब कौन से, देखो ये एक टेबल बना लीजिए इस तरह से। देखिए मैं बता रहा हूँ, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर्स, और यहाँ आ जाएगा हाइब्रिड स्टेट। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप लिख लोगे सिग्मा बंधों की संख्या, और ये क्या हो जाए, संकरण अवस्था। तो यहाँ देखिए कितने आए, 4 सिग्मा। अगर 4 आए तो देखो 4 से कौन सा हाइब्रिड स्टेट आएगा, एक s का मिलाओगे और 3 p के, एक s और 3 p, 4 हो गए तो 4 हो गए। अगर मान लो कहीं 3 आया तो आप क्या लिखोगे, sp2, क्योंकि 2 p और एक s। मान लो 2 आया तो sp हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपको मालूम होगा। तो एक फार्मूला तो ये है। अब जैसे यहाँ पे सॉल्व करना है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं। यहाँ पे CH3 को, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। देखिए ऐसे ऐसे लिखना पड़ता है हमें। और एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि हम इसमें पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं करते हैं। क्या नोट लगाना है आपको, आपको नोट लगाना है, नेवर काउंट पाई बॉन्ड, ये जो ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें पाई है तो पाई तो कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखिए सिग्मा सिग्मा सिग्मा, कितने सिग्मा, 4 सिग्मा। अब यहाँ देखिए एक है पाई और एक सिग्मा सिग्मा, कितने, 3 सिग्मा। फिर ये देखिए 3 सिग्मा। तो इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। ये आया sp3, ये आया sp2 और ये आया sp2। देखिए इस तरह से हम लोग निकालते हैं। ये देखिए 3 पे sp2, 4 पे sp3। तो ये सब आपने फर्स्ट ईयर में सीख लिया होगा। तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। मैं आपको एक दूसरा मेथड सिखा देता हूँ, उससे टाइम कम लगेगा। चलिए देख लेते हैं उसे भी। देखिए कैसे करना है।
देखिए इसे कैसे करेंगे, तो मैं आपको एक अपना मेथड सिखाता हूँ, कुशवाहा लेफ्ट एंड राइट रूल सिखाता हूँ। देखिएगा, इस रूल से हम क्या करते हैं, किसी भी कार्बन को देखना है, अगर उस कार्बन के चारों तरफ ही सिंगल है, मोस्टली लेफ्ट और राइट में देख लीजिए, अगर सिंगल है तो वो हमेशा sp3, अगर एक तरफ डबल और एक तरफ सिंगल है, ध्यान रखना है, एक तरफ डबल एक तरफ सिंगल है तो हमें मैक्सिमम वाला देखना है, डबल वाला, और क्या लिखना है sp2, और एक तरफ अगर ट्रिपल है एक तरफ सिंगल है तो हमें मैक्सिमम वाला देखना है और क्या लिखना है sp। और एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर दोनों तरफ डबल होगा तो हमेशा क्या लिखेंगे, ये sp होगा। क्यों, क्योंकि देखो 2 सिग्मा से क्या बनता है sp। मोस्टली बच्चे यहाँ बहुत गलती करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मैं समझता हूँ समझ में आया होगा आपको। क्या बताया मैंने, एक बार और देखते हैं। इस कार्बन को देखना है लेफ्ट राइट में, अगर सिंगल बॉन्ड है तो sp3, अगर लेफ्ट राइट में डबल, मैक्सिमम डबल वाला देखें डबल sp2, अगर लेफ्ट राइट में ट्रिपल है तो sp, और अगर दोनों तरफ डबल है तो हमेशा sp होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ देखा हमने, इधर कुछ नहीं, इधर देखा सिंगल, तो सिंगल को मैंने क्या कहा sp3। अब आइए यहाँ एक तरफ सिंगल एक तरफ डबल, तो हमें क्या देखना है डबल, इसके मतलब ये है sp2। ये देखिए यहाँ पे डबल है तो ये भी कैसा हो गया sp2। इस तरह से इन्हें सॉल्व करना है। अब देखो इससे क्या फ़ायदा हुआ, अभी जो मैंने टेबल बताई तो मैं आसानी से बता सकता हूँ कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर मूव करेंगे। तो अभी मैंने किसकी पावर बताई थी ज़्यादा है, sp3, sp2 और sp। बताइए कौन किधर से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे, इसके मतलब इधर की ओर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो किधर मूव कर जाएंगे, आगे की ओर मूव कर जाएंगे, आगे की ओर जाएंगे हमेशा। और अगर आगे की ओर जाएंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। देखिए इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मूवमेंट का पता चलने लगा, आपकी पाई इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेंगे। इस तरह से इन्हें सीखना है हमें। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमें इसकी हेल्प से हम ये निकाल लेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं, किस दिशा में जाने वाले हैं, आगे की ओर जाएंगे या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। तो इस तरह से आपको भी सीखना है। तो मैं समझता हूँ ये समझ में आया होगा। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन सबको इन वीडियोज़ का फ़ायदा मिले और वो भी सीखें कि हमें केमिस्ट्री में कैसे वर्क करना होता है। और हम काफ़ी टफ क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे जब बेसिक चीज़ों को समझ जाएंगे। देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ, इसे आप होमवर्क की तरह से यूज करके देख लीजिए, जिससे आपको संकरण निकालना आ जाएगा। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे होमवर्क के लिए दे देता हूँ आपको, इसमें आपको संकरण निकालना है। तो यहाँ मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। देखिए इन्हें देख लीजिएगा और देख लीजिए।
तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। अगर कहीं पर दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे नेक्स्ट टाइम में हम इन क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर देंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ आपसे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।